नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लाए हैं 12th क्लास का सबसे ज़्यादा जो नंबर का जो टॉपिक है वो लेके आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा नंबर के 9 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में इसमें से पूछे जाएंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी जो फर्स्ट है उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं 9 नंबर की यूनिट है और इसमें से डेफिनेटली 9 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट। प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों की जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों की जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं पादप कार्यकी। पादप कार्यकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों की जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे पादप कार्यकी कहते हैं। पादप कार्यकी का जो जनक है वो स्टीफन हिल्स को माना जाता है। स्टीफन हिल्स, इनको क्या मानते हैं अपन? पादप कार्यकी का जनक, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसको मानते हैं? स्टीफन हिल्स को माना जाता है। तो प्लांट, आज हम डिस्कस करें प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, जिसमें से चैप्टर 5, 6, 7 और 8 ये चैप्टर शामिल किए गए हैं और इन 4-5 चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत 9 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और रुचिकर भी है। नंबर कटने की संभावना न के बराबर है इस यूनिट में। तो पहला चैप्टर अपन इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, पादप जल संबंध। पहला चैप्टर इसका कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं अपन? प्लांट फिजियोलॉजी का पादप जल संबंध। पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन ये पहला चैप्टर है, जिसका पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है विसरण, डिफ्यूजन। इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन, विसरण। तो विसरण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के अणुओं का, किसी पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन क्या कहलाता है? विसरण। विसरण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन विसरण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में अपन बात करें तो विलायक के कणों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन क्या कहलाता है? विसरण। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें विसरण की, विसरण किसे कहते हैं? कि किसी पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना या गमन करना, स्वतः गमन क्या कहलाता है? विसरण। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं अपन, पहला एग्जांपल अपन इसमें बात करते हैं, यदि कमरे के किसी कोने में, एग्जांपल नंबर फर्स्ट की बात करें, यदि कमरे के किसी कोने में सुगंधित अगरबत्ती जला दी जाए,
यदि कमरे के किसी कोने में सुगंधित अगरबत्ती जला दी जाए तो कुछ समय पश्चात उसकी खुशबू संपूर्ण कमरे में फैल जाती है। विसरण का पहला उदाहरण क्या है? यदि किसी कमरे में सुगंधित अगरबत्ती जला दी जाए तो कुछ समय पश्चात उसकी खुशबू संपूर्ण कमरे में फैल जाती है, जिसका मुख्य कारण क्या है? विसरण। जिसका मुख्य कारण क्या है? अगरबत्ती के सुगंधित कणों का विसरण द्वारा संपूर्ण कमरे में फैल जाना है। जिसका मुख्य कारण क्या है? अगरबत्ती के सुगंधित कणों का विसरण द्वारा संपूर्ण कमरे में फैल जाना। ये इसका पहला उदाहरण हो गया। पहला उदाहरण क्या है? यदि किसी कमरे में सुगंधित अगरबत्ती जला दी जाए तो उसकी खुशबू कुछ समय पश्चात संपूर्ण कमरे में फैल जाती है। जिसका मुख्य कारण क्या है? कि सुगंधित अगरबत्ती के जो सुगंधित जो कण है वो विसरण के द्वारा संपूर्ण कमरे में फैल जाते हैं। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अगरबत्ती की जो खुशबू है वो संपूर्ण कमरे में फैल जाती है, उसका क्या कारण है? तो कारण क्या है? विसरण। कि विसरण के कारण अगरबत्ती के सुगंधित जो कण है वो संपूर्ण कमरे में फैल जाते हैं। दूसरे एग्जांपल पर बात करें, एग्जांपल नंबर 2 की यदि बात करें अपन, तो यदि एक जल से भरे हुए बीकर में क्या करें? यदि जैसे एक बीकर लेते हैं अपन, ये बीकर है और इस बीकर को पानी से भर देते हैं। बीकर को किससे भर दिया अपन ने? पानी से भर। यदि एक जल से भरे हुए बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको कहते हैं लाल दवा, KMnO4 का एक छोटा सा क्रिस्टल डाल दे। जैसे ये बीकर ले लिया अपन ने, ये तो बीकर है और बीकर में क्या है? जल, और इसमें एक छोटा सा क्रिस्टल, ये एक छोटा सा क्रिस्टल किसका डाल देते अपन? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लाल दवा का डाल देते हैं। तो कुछ समय पश्चात हम क्या पाते हैं? कुछ समय पश्चात हम पाते हैं कि बीकर का संपूर्ण जो जल है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। कुछ समय पश्चात हम क्या पाते हैं? बीकर का संपूर्ण जल बैंगनी रंग का हो जाता है। जिसका मुख्य कारण क्या है? कि क्रिस्टल के जो टुकड़े हैं, क्रिस्टल के जो टुकड़े हैं वह विसरण के द्वारा संपूर्ण जल में फैल जाते हैं। तो यहां पर अपन विसरण के बाद में बात करते हैं, कुछ समय बाद में अपन बात करते हैं। तो बीकर का जो संपूर्ण जो जल है ये बैंगनी रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? बैंगनी रंग का हो जाता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया विसरण का। तो विसरण किसे कहते हैं? कि किसी पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। और विसरण के 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। पहला एग्जाम्पल क्या है? यदि किसी कमरे में कमरे के कोने में एक सुगंधित अगरबत्ती जला दी जाए तो कुछ समय पश्चात अगरबत्ती की खुशबू संपूर्ण कमरे में फैल जाती है। जिसका मुख्य कारण है कि सुगंधित अगरबत्ती की जो कण है वो विसरण के द्वारा संपूर्ण कमरे में फैल जाते हैं। दूसरा एग्जांपल है, यदि किसी बीकर में, जल से भरे हुए बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा का एक छोटा सा क्रिस्टल अपन डाल दे तो कुछ समय पश्चात हम पाते हैं कि बीकर का संपूर्ण जो जल है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। इसका मतलब है कि जो KMnO4 की जो क्रिस्टल है वो संपूर्ण जल में विसरण क्रिया के द्वारा संपूर्ण जल में क्या है? फैल गए हैं। इसलिए जल का, संपूर्ण जल का कलर क्या हो गया है? बैंगनी रंग का हो गया है। अब अपन बात करते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि विसरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं।
विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है द्रव्यमान। पहला कारक कौन सा है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो है, अणुओं का जो द्रव्यमान है वो विसरण की क्रिया को प्रभावित करता है। वो किस प्रकार से? जिन पदार्थ के अणुओं का द्रव्यमान, जिन पदार्थ के अणुओं का द्रव्यमान कम होता है उनका विसरण अधिक गति से होता है। द्रव्यमान में अपन बात करें तो जिन पदार्थ के अणुओं का द्रव्यमान कम होता है उनके अणु, उनका विसरण अधिक गति से होता है, जबकि जिनका अणुभार अधिक होता है उनका विसरण कम दर से होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि विसरण जो दर है वो पदार्थ के अणुओं के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कि विसरण दर की बात करें, विसरण दर व्युत्क्रमानुपाती द्रव्यमान, विसरण दर व्युत्क्रमानुपाती द्रव्यमान, अर्थात पदार्थ के अणुओं का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उनकी विसरण दर उतनी ही कम होगी, या जिन पदार्थ के अणुओं का द्रव्यमान जितना कम होगा उनकी विसरण दर उतनी ही अधिक तेज गति से होगी। तो द्रव्यमान जो है वो विसरण की क्रिया को क्या करता है? प्रभावित करता है। दूसरा जो कारक है वो है तापमान, टेम्परेचर। दूसरा कारक क्या है? टेम्परेचर। तो विसरण की जो दर है वो तापमान के समानुपाती होती है, अर्थात पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा, पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा या विसरण जो दर है वह गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। अर्थात जिन पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उनकी विसरण दर उतनी ही अधिक होगी, और तापमान के द्वारा पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगर गतिज ऊर्जा अधिक होने पर अणुओं की गति बढ़ जाती है और जिसके कारण विसरण दर बढ़ जाती है। अर्थात कह सकते हैं विसरण जो दर है, विसरण दर तापमान के समानुपाती होती है। विसरण दर तापमान के समानुपाती होती है, अर्थात कह सकते हैं पदार्थ के अणुओं की विसरण दर तापमान के समानुपाती होती है। कि तापमान का मान जितना ज्यादा होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, और अणुओं की गतिज ऊर्जा यदि ज्यादा होगी तो विसरण दर भी क्या होगी? अधिक होगी। तो ये क्या हो गया इसका दूसरा कारक। तीसरा कारक यदि बात करें अपन घनत्व, तीसरा कारक यदि बात करें घनत्व, तो घनत्व विसरण जो दर है वह घनत्व के वर्गमूल के विसरण जो दर है, विसरण दर व्युत्क्रमानुपाती होती है घनत्व के वर्गमूल के। विसरण दर व्युत्क्रमानुपाती होती है घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं घनत्व किसे कहते हैं। सबसे पहले किसकी बात करें? पहले घनत्व के बारे में पता होना चाहिए। तो घनत्व किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। तो घनत्व क्लियर हो गया कि किसी पदार्थ का एकांक आयतन, इकाई आयतन में उस पदार्थ का द्रव्यमान कितना है
और वही उसके क्या कहलाएगा, घनत्व। तो ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार यदि बात करें तो विभिन्न गैसों की विसरण दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार कह सकते हैं अधिक घनत्व वाले पदार्थ के अणु कम विसरण दर्शाते हैं, जबकि कम घनत्व वाले पदार्थ का अणु अधिक विसरण दर्शाते हैं। अर्थात विसरण दर व्युत्क्रमानुपाती वर्गमूल के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात घनत्व जितना कम होगा, पदार्थ के अणुओं का घनत्व जितना कम होगा, विसरण दर उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। चौथा कारक के ऊपर बात करते हैं। चौथा कारक है सांद्रता या सांद्रण प्रवणता दाब। चौथा कारक है सांद्रता या इसको कहते हैं सांद्रण प्रवणता दाब। सांद्रता या सांद्रण प्रवणता दाब। सबसे पहले अपन बात करते हैं सांद्रता या सांद्रण प्रवणता दाब कि किसी स्थान में पदार्थ के अणुओं की अधिक सघनता के कारण विसरण दर या सांद्रण प्रवणता दाब अधिक होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कोई भी एक स्थान है, उस स्थान पर पदार्थ के अणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसकी सांद्रता उतनी ही ज्यादा होगी, और सांद्रता यदि ज्यादा होगी तो सांद्रण प्रवणता दाब का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके कारण विसरण दर भी क्या होगी, अधिक होगी। जबकि पदार्थ के अणुओं की संख्या कम होने पर, जबकि यदि संख्या ज्यादा है तो सांद्रता ज्यादा है, और सांद्रता ज्यादा है तो सांद्रण प्रवणता दाब भी ज्यादा है, और विसरण दर भी क्या है, ज्यादा। यदि संख्या कम है तो सांद्रता कम होगी, और सांद्रता कम होगी तो सांद्रण प्रवणता दाब का मान भी क्या होगा, कम होगा, और दाब का मान यदि कम होगा तो विसरण दर भी क्या होगी, कम हो जाएगी। अर्थात कह सकते हैं विसरण दर समानुपाती सांद्रण प्रवणता दाब, कि विसरण दर किसके समानुपाती है, सांद्रण प्रवणता दाब के समानुपाती है। अर्थात कह सकते हैं सांद्रण प्रवणता दाब का मान जितना ज्यादा होगा, सांद्रण प्रवणता दाब का मान जितना ज्यादा होगा, उस पदार्थ की विसरण दर उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। तो ये हो गए इसके प्रभावित करने वाले कारक। तो कितने कारक हो गए, विसरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक हो गए। पहला कारक हो गया द्रव्यमान। पहला कारक क्या हो गया, द्रव्यमान। और द्रव्यमान क्या था, विसरण जो दर थी, विसरण दर व्युत्क्रमानुपाती था द्रव्यमान। अर्थात किसी पदार्थ का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, किसी पदार्थ के अणुओं का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसकी विसरण उतनी ही क्या थी, कम। दूसरा था तापमान। दूसरा कारक क्या था, तापमान। उसमें था विसरण दर तापमान के समानुपाती थी। अर्थात तापमान पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है, और गतिज ऊर्जा यदि ज्यादा होगी तो विसरण दर क्या होगी, स्वतः ही अधिक होगी। तो विसरण दर तापमान में क्या होती है, समानुपाती होती है। तीसरा था घनत्व। घनत्व क्या था, विसरण जो दर है, विसरण दर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात किसी पदार्थ का घनत्व जितना अधिक होगा, विसरण दर उतनी ही क्या होगी, कम होगी। घनत्व का मान जितना कम होगा, विसरण दर उतनी ही अधिक होगी। घनत्व का मान यदि ज्यादा होगा तो विसरण दर उतनी ही कम होगी। और चौथी है सांद्रण प्रवणता दाब। और सांद्रण प्रवणता जो दाब है वो विसरण दर के क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात सांद्रण प्रवणता दाब का मान जितना ज्यादा होगा, विसरण दर उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। तो ये हो गए विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब विसरण जो है इसका क्या महत्व है, पादपों के अंतर्गत जो जैविक क्रियाएं हैं उनमें विसरण का क्या महत्व है। विसरण का महत्व।
पहला महत्व की यदि बात करें तो पादपों में गैसीय विनिमय विसरण द्वारा ही संपन्न होता है। तो पहला महत्व क्या है, पादपों में गैसीय विनिमय विसरण द्वारा ही संपन्न होता है, अर्थात वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, अर्थात गैसों का जो आदान प्रदान है वह पादपों के अंतर्गत विसरण क्रिया के द्वारा ही होता है। क्योंकि पादपों में किसी प्रकार के कोई श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं, जिस प्रकार से मानव में श्वसन तंत्र विकसित होता है उस प्रकार से पादपों में कोई अंग नहीं होते हैं, इसलिए विसरण क्रिया के माध्यम से पादप स्वतः ही ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और स्वतः ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो पादपों में गैसों का जो आदान प्रदान है वो विसरण के माध्यम से ही होता है। दूसरा यदि देखिए, मृदा से जल का अवशोषण। पादपों में मृदीय जल, अर्थात पादप है वो मिट्टी से जो जल का जो अवशोषण है वो विसरण क्रिया के द्वारा ही करते हैं। जब अर्थात कह सकते हैं जब पादप के अंदर पानी की कमी होने लगती है तो पानी क्या करता है, मिट्टी के अंदर पानी की सांद्रता ज्यादा है और प्लांट के अंदर पानी की सांद्रता कम है, तो पानी है वो स्वतः ही क्या है प्लांट की जड़ की ओर गमन करेगा और जड़ के द्वारा इसका क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। तो मृदा से जल का जो अवशोषण है वो भी विसरण क्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। पादप के विभिन्न भागों तक जल का स्थानांतरण। पादप के विभिन्न भागों तक जड़ के द्वारा अवशोषित जल है वो तने तक है, पत्तियों तक, शाखाओं तक, फल तक, फूल तक है, मतलब ये प्लांट के जो विभिन्न भाग है उन विभिन्न भागों तक अवशोषित जल का जो स्थानांतरण है वो भी किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा ही होता है। चौथी यदि बात करें, पादपों में निर्मित खाद्य पदार्थ। पादपों में निर्मित खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। पादपों में खाद्य पदार्थ का निर्माण पत्तियों के द्वारा होता है, तो खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण है वो भी विसरण क्रिया के द्वारा ही होता है। मृदा से खनिज तत्वों का अवशोषण। मिट्टी से खनिज तत्वों का अवशोषण यह भी क्या है, विसरण के द्वारा ही होता है। तो ये क्या हो गया विसरण के महत्व। तो विसरण का पहला महत्व क्या है, पादपों में गैसीय विनिमय विसरण के द्वारा ही संपन्न होता है, अर्थात पादपों में गैसों का आदान प्रदान, वायुमंडल से O2 ग्रहण करना, CO2 वापस छोड़ना, ये गैसीय विनिमय कराता है। मिट्टी से जल का अवशोषण ये भी विसरण के द्वारा होता है। विभिन्न भागों तक जल का स्थानांतरण कि अवशोषित जल का पादप के विभिन्न भागों तक स्थानांतरण ये भी विसरण के द्वारा होता है। पत्तियों के द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण यह भी विसरण के द्वारा होता है। और मृदा से खनिज तत्वों का अवशोषण है यह भी विसरण के द्वारा ही होता है। तो विसरण जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। विसरण किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन विसरण कहलाता है। विसरण के उदाहरण मैंने बताया, यदि किसी कमरे के कोने में सुगंधित अगरबत्ती जला दी जाए तो अगरबत्ती की खुशबू संपूर्ण कमरे में फैल जाती है, जिसका मुख्य कारण विसरण होता है। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि यदि किसी जल से भरे हुए बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा क्रिस्टल डाल दें तो कुछ समय पश्चात हम पाते हैं कि बीकर का संपूर्ण जल बैंगनी रंग का हो जाता है, जिसका मुख्य कारण भी विसरण होता है। दूसरा विसरण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, चार कारक में क्या होता है, द्रव्यमान, तापमान, घनत्व और सांद्रण प्रवणता दाब।
द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तापमान के समानुपाती, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और सांद्रण प्रवणता दाब के समानुपाती होता है। और ये चार क्या हो गए महत्व। और एक छोटा सा टॉपिक और अपन डिस्कस कर लेते हैं, पारगम्यता। परमिबिलिटी, पारगम्यता किसे कहते हैं? तो किसी सतह या झिल्ली से, किसी सतह या झिल्ली से विभिन्न पदार्थों का आवागमन, किसी सतह या झिल्ली से विभिन्न पदार्थों का आवागमन क्या कहलाता है? पारगम्यता। किसे कहते हैं? किसी सतह या झिल्ली से पर विभिन्न पदार्थों का आवागमन क्या कहलाता है? पारगम्यता। तो पारगम्यता के आधार पर जैविक झिल्लियां है वो तीन प्रकार की होती है। पारगम्यता के आधार पर, पारगम्यता किसे कहते हैं? किसी सतह या झिल्ली से विभिन्न पदार्थों का आवागमन, किसी सतह या झिल्ली से विभिन्न पदार्थों का आवागमन पारगम्यता कहलाता है। पारगम्यता के आधार पर जैविक झिल्लियां तीन प्रकार की होती है। पारगम्यता के आधार पर जैविक झिल्लियां तीन प्रकार की होती है। पारगम्यता के आधार पर जैविक झिल्लियां तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली होंगे ऐसी झिल्ली से होकर विलेय व विलायक दोनों के अणु पारगमन नहीं कर पाते हैं। कि ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के अणु पारगमन मतलब आर पार नहीं जा सकते, न तो विलेय के अणु जा सकते हैं न विलायक के अणु जा सकते हैं। विलेय तो किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक। जो घुलने वाला होता है वो विलेय, जो घोलने वाला होता है वो विलायक। तो ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलेय और विलायक दोनों के अणु पारगमन नहीं कर पाते हैं उसे कहते हैं अपन अपारगम्य झिल्ली। जैसे उदाहरण है सुबेरिन युक्त कोशिका भित्ति। उदाहरण क्या है इसका? सुबेरिन युक्त कोशिका भित्ति। कि ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलेय और विलायक दोनों के अणु पारगमन नहीं कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं? अपारगम्य झिल्ली। उदाहरण है सुबेरिन युक्त कोशिका भित्ति। दूसरी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। दूसरी है अर्धपारगम्य झिल्ली। कि ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलायक के अणु पारगमन कर सकते हैं। इसमें से तो क्या है? विलेय और विलायक दोनों के अणु पारगमन नहीं कर पाते हैं। इसमें से केवल विलायक के अणु, केवल विलायक के अणु पारगमन करते हैं। ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलायक के अणु पारगमन करते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे उदाहरण की अपन बात करते हैं तो मूत्राशय की कोशिका झिल्ली। उदाहरण इसमें क्या होता है? मूत्राशय की कोशिका झिल्ली। मूत्राशय की कोशिका झिल्ली। दूसरा बात करें तो पर्चमेंट पेपर। पर्चमेंट पेपर
ये दो ऐसी झिल्लियां हैं, ये कैसी है, अर्ध पारगम्य की ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु पारगमन करते हैं उसे अर्ध पारगम्य, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों अणु पारगमन नहीं कर पाते हैं उसे अर्ध पारगम्य, अपारगम्य। तीसरी होती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, तीसरी होती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य, ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर, ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलेय और विलायक, विलेय और विलायक दोनों के अणु कोशिका की आवश्यकता के अनुसार पारगमित हो सकते हैं। ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलेय और विलायक दोनों के अणु कोशिका की आवश्यकता के अनुसार पारगमित हो सकते हैं उसे चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। उदाहरण इसका होता है कोशिका झिल्ली, उदाहरण क्या होता है इसका, कोशिका झिल्ली। तो पारगम्यता के आधार पर जैविक पारगम्यता किसे कहते हैं, किसी सतह या झिल्ली से, किसी सतह या झिल्ली से विभिन्न पदार्थों का आवागमन, किसी सतह या झिल्ली से विभिन्न पदार्थों का आवागमन पारगम्यता कहलाता है। पारगम्यता के आधार पर जैविक झिल्लियां तीन प्रकार की होती है जिसमें पहला है अपारगम्य झिल्ली, किससे कहते हैं, ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलेय और विलायक दोनों के अणु पारगमित नहीं हो सकते या पारगमन नहीं कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं, अपारगम्य झिल्ली। जैसे उदाहरण है सुबेरिन युक्त कोशिका भित्ति। दूसरा है अर्धपारगम्य झिल्ली कि ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु पारगमन कर सकते हैं, विलेय के अणु पारगमित नहीं होते हैं, केवल विलायक के अणु पारगमित करते हैं उसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे मूत्राशय की कोशिका झिल्ली और पर्समेंट पेपर। और तीसरा है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कि ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलेय और विलायक दोनों के अणु, ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर विलेय और विलायक दोनों के अणु कोशिका की आवश्यकता के अनुसार पारगमित हो सकते हैं उसे कहते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। उदाहरण है कोशिका झिल्ली। धन्यवाद।